हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 4 हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। 80 क्वेश्चन तक हो गया था। 81 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसे लीड्स बोला जा रहा है। इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसका है। लॉजिस्टिक तो समझ रहे होंगे ना आप लोग। लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ कैसी हैं, माल ढुलाई की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, आपके स्टेट के रोड्स कैसे हैं, रेलवे ट्रैक कैसे हैं, वेयर हाउसिंग की सुविधा है कि नहीं है। एक तरह से आप लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको गुजरात हरियाणा याद रखना है। टॉप जिसने किया है इस इंडेक्स में वो गुजरात है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। एटलीस्ट पहला तो याद रखें। पैरामीटर्स हम लोगों ने सीख लिए, रोड, रेल, मल्टी मॉडल, वेयर हाउसिंग वगैरह, कार्गो, टर्मिनल सुविधाएँ। इसको आप सप्लाई चेन भी समझ सकते हैं। सप्लाई चेन की व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है। यहाँ पे हम लोग को यूपी की स्थिति भी जाननी है। यूपी की रैंकिंग में काफ़ी सुधार है, तो पॉसिबिलिटी है हो सकता पूछ ही ले। तो यहाँ पे 2021 में 6वीं रैंक है, 2019 में 13 थी। ये नहीं याद रखना है, बस 2021 की याद रखें। और ये भी साथ में ध्यान रखें कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि अगर कोड में क्वेश्चन आए, कूट में क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसे बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा किसके लिए जाना जाता है? SDSC के लिए जाना जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। आइए यहाँ पे हम लोग द्वीप भी देख ले रहे हैं और पुलिकट झील भी देख ले रहे हैं। ये पुलिकट लेक है और ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। वीडियो को रोटेशन पे देखना और हाई क्वालिटी में देखना। ये पुलिकट लेक है और ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पे SDSC है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 83 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है। आसान से क्वेश्चन है ये सब। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये बैरियर क्यों बोला जा रहा है इसे, अभी आप इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा अवरोधक की तरह भी काम करता है। यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट हम लोगों को देखना है। आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा है, यहाँ पे आप पूर्वी तट पे इस रीफ को लोकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रोटेट कर दे रहा हूँ ताकि पूरा दिख जाएगा स्क्रीन पे। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ये जो आपको कोरल दिख रहे हैं यही ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसका एक्सटेंशन आप पूर्वी तट पर देख रहे हैं क्लियरली। ये सब जो है ये कोरल हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, हो जाएगा। चलिए 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक हैं। आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट का जो कंपोजिशन है वो बायोटिक कंपोनेंट भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी हैं। बायोटिक में हम और आप, और अबायोटिक में जो हम लोग सांस ले रहे हैं यानी हवा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक चीज़ जिसमें जान है वो जंतु जगत भी हो सकते हैं और वनस्पति जगत भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप बायोटिक कंपोनेंट को फ्लोरा और फोना आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि जिस वजह से फ्लोरा और फोना जिंदा हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे हवा हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, सॉइल। इन दो कंपोनेंट के अलावा, बायोटिक अबायोटिक के अलावा एक कंपोनेंट आप एनर्जी कंपोनेंट भी जोड़ लीजिए, अब जाके इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। आपको परजीवी दिख रहा है, तो परजीवी तो जैविक घटक है, ये तो एक जीव है ना, तो ये जैविक घटक है। मानव भी जैविक घटक है। जल अबायोटिक कंपोनेंट है, ऊर्जा भी अबायोटिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जैविक पूछा था, 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित सेवा निर्यात लक्ष्य क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट 2030 तक कितना रखा गया। एक्सपोर्ट टारगेट जितना बड़ा से बड़ा होगा उतना हम लोगों के लिए फ़ायदा है, हमारे देश के लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों को अब इम्पोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना है, एक्सपोर्ट करना है इकोनॉमी को हेल्दी बनाने के लिए। जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है, $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का टारगेट है। चलिए 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम को मिला दो, इकोटोन बन जाएगा। जैसे एक इकोसिस्टम आप घास का मैदान ले लीजिए, दूसरा इकोसिस्टम आप जंगल या वन ले लीजिए,
इन दोनों इकोसिस्टम को मर्ज करा दीजिए, इनकी बॉर्डर मर्ज करा दीजिए। मर्ज कराने के बाद ये जो आपको हिस्सा दिख रहा, ट्रांजिशन जोन आपको जो दिख रहा, इसे बोलते हैं इकोटोन। इस इकोटोन में क्या क्या फीचर्स होंगे, घास के मैदान के भी फीचर होंगे और जंगल का जो इकोसिस्टम है उसके भी फीचर रहेंगे इस ट्रांजिशन जोन में। हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट तो पानी में ही लगे हुए हैं, तो एक इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम हो गया या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया और दूसरा इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो यहाँ पे भी आप ट्रांजिशन जोन देख रहे हैं, एक्वेटिक और फॉरेस्ट का आप यहाँ पे ट्रांजिशन जोन देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये इकोटोन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिख रहा और यहीं पे आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दिख रहा। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है, पानी भी यहीं भरा है, फॉरेस्ट भी यहीं लगे हैं, ये इकोटोन है। एक उदाहरण आप इसको देख सकते हैं, ये आपको घास के मैदान दिख रहे हैं और फिर अचानक पहाड़ का इकोसिस्टम शुरू हो गया। ये दोनों इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है ना, इसको बोला जाता है इकोटोन। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट का आपने देखा, घास भूमि ग्रासलैंड भी देखा आपने, नदी का मुहाना यानी एस्चुरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 देखिए, भूमध्य सागर के संदर्भ में बताना है। ये आसान सा क्वेश्चन है। भूमध्य सागर भूमि से घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट है अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं, समय नहीं लगेगा। मेडिटेरियन सी को देखना है, ये वाला सागर हम लोगों को देखना है। ये कौन सा ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ से जो पैसेज है अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी में जाने के लिए इसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सागर चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूरा घिरा हुआ दिख रहा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के माध्यम से भूमध्य सागर अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। चलिए वापस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। चलिए 88 देखिए, वायुमंडल में प्रचुरता के आधार पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस आती है। मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस का कंपोजिशन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बाद का जो कंपोजिशन है वो एग्जाम में पूछता है। नाइट्रोजन 78% है, सब जानते हैं। ऑक्सीजन 21% है, सब जानते हैं। इसके बाद जानना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर 4-4 के बैच में पढ़ना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी 4 जो गैस हैं ये अक्रिय गैस हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और जीनॉन। नाइट्रोजन जान रहे हैं 78%, ऑक्सीजन भी जान रहे हैं 21%, आर्गन का जो परसेंटेज है वो 0.93 मतलब लगभग 1% है। और यहाँ पे आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग 100% हो भी जाता है, यानी 100% से बहुत कम बचता है। और उसी बचे हुए भाग में बाकी सारी गैसें हैं। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंपोजिशन पूछा था पीसीएस में, अगर आपको याद हो, 0.036 वेरी इंपॉर्टेंट परसेंट में पूछा था। अब सोचिए इतनी सी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की तबाही मचाई पड़ी है, ये कहीं 1% हो गई या फिर आर्गन के बराबर ही हो गई, तब क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 याद रखें और ये भी 4 याद रखें। इनका परसेंटेज याद नहीं रखना है आपको बस यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और जीनॉन। सबसे ज़्यादा नियॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, फिर जीनॉन। इनका परसेंटेज नहीं पूछने जा रहा है एग्जाम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। तीसरे नंबर की गैस पूछा था, तीसरे नंबर की गैस आपने आर्गन को देखा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.93%। चलिए 89 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में लिखा हुआ है वायु, जल या बर्फ अपने साथ जगह जगह मलबा नहीं ले जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर मलबा अपने साथ वायु, जल, बर्फ ले जा सकता है। इतना स्टेटमेंट पढ़ने पर लग तो रहा होगा कि ये गलत लिखा है ना, लेकिन ये हर स्थिति के लिए सही नहीं लिखा है। जैसे आप एक एग्जांपल स्लोप का ले सकते हैं। स्लोप पर कोई भी मटेरियल एंटी ग्रेविटी काम तो कर नहीं सकता, नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता ना कोई भी मटेरियल, ढलान के विपरीत तो मूवमेंट कर नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे वायु तो एंटी ग्रेविटी काम करती है, लेकिन जल और बर्फ़ तो एंटी ग्रेविटी काम नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, वायु, जल, बर्फ अपने साथ जगह जगह मलबा नहीं ले जा सकते। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जल भी मलबा को नहीं ले जा सकता, और वो जगह है एंटी ग्रेविटी यानी स्लोप वाली जगह। तो ये पॉइंट सही लिखा है। आपने पहले स्टेटमेंट का आधा वाक्य वेरीफाई कर लिया। दूसरा पढ़िए, लेकिन दूसरी ओर मलबा अपने साथ वायु, जल, बर्फ ले जा सकता है। यहाँ भी ये सही लिखा हुआ है। किसी भी मटेरियल का अगर मास मूवमेंट होगा तो वो किसी स्लोप पे ही होगा, और ये मास मटेरियल हर चीज़ को मूव कर देगा, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो बर्फ़ हो। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान को ढलान से नीचे स्थानांतरित करती है, ये भी सही है। इसी प्रोसेस के दौरान तो ये चीज़ हो पा रही है ना। तो
तो यहाँ पे ये पॉइंट सही हो जाएगा, दोनों सेपरेटली भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है आर ए को। ठीक है, चलिए 90 देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट फैक्ट है, 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कानूनी सेवा से हम लोगों को डीपीएसपी याद आ रहा कि नहीं आ रहा? डीपीएसपी आर्टिकल 39 है, जल्दी से बताइए क्या है? फ्री लीगल एड। इसमें क्या है? फ्री लीगल एड, मुफ्त विधिक सहायता। चलिए 91, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में नामित होने वाला छठा भारतीय शहर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे इतना ही पूछ ले कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है, तब आपको यूनेस्को याद होना चाहिए। खैर यहाँ पे तो लिखा हुआ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीसीएस भी कलाकार है ना, तो वो पूछ लेता है। तो छठे से पहले हम लोग पहले 5 देख लेते हैं। पहला शहर वाराणसी था, दूसरा शहर जयपुर था, तीसरा चेन्नई, चौथा हैदराबाद, पाँचवा मुंबई और छठवां जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया श्रीनगर। वाराणसी और जयपुर को 2015 में ये दर्जा दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था। शहरों की अपनी अपनी क्रिएशन या खूबी के कारण उनको इस नेटवर्क में जोड़ा जाता है। चेन्नई 2017 में जोड़ा गया था, हैदराबाद 2019 में जोड़ा गया था, मुंबई भी 2019 का, और श्रीनगर अभी 2021 में जोड़ा गया। ठीक है, हो जाएगा। 92 देखिए, मैचिंग कराना है राज्य और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, पद्धतियाँ हैं। यहाँ पर मेथड्स के नाम अलग अलग हैं, लेकिन किया तो वही जा रहा होगा ना, सिर्फ स्टोर किया जा रहा होगा पानी। स्टोर करने के तरीके अलग अलग होंगे। कोई छोटे छोटे खड्डे बना के वाटर स्टोर कर रहा होगा, कोई बड़ा सा गड्ढा बना के स्टोर कर रहा होगा। जो पुराने ज़माने में कुआँ होते थे, कुइयाँ होती थी, इवन घर के आंगन में भी कुइयाँ होती थी पहले, वो भी एक मेथड हुआ करता था रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल मेथड दिख रहा वाटर को स्टोर करने के लिए। इसी मेथड को बुआरिस बोलते हैं। बुआरिस का मतलब बैल होता है, कुआँ। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह का जो इस तरह से चैम्बर बना लिए जाते थे। बोरिस को आप कुंड की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो, उसको कुंड भी बोला जाता है। अभी हम लोगों ने कुआँ ही देखा था ना, वैसे गोल शेप के नहीं थे। ये राजस्थान की टेक्निक है, तो सी का 3 हो जाएगा। आइए अब इस बुंदेला टैंक को देखते हैं। अब इनकी इमेजेस तो हमें मिल नहीं रही हैं, मैंने अभी ट्राई किया, पर कोई नहीं, हम लोग सीख लेते हैं ऐसे ही। वैसे भी बुंदेला शब्द से आप यहाँ पे मार्क एमपी को कर सकते हो। बुंदेला एक कास्ट का नाम है जो बुंदेलखंड में ही रहती है। एमपी के ग्वालियर वगैरह में आपको मिल जाएगी, तो आप बी को 4 से मिला सकते हो। और रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो गाना है वो भी सुना होगा आप लोगों ने, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हो एमपी से। हिमाचल प्रदेश में इसी टेक्निक को कुल और कुही बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में डुंग बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? अल्पकालिक नदी से मतलब क्या है? यानी जब वर्षा होती होगी तब उस नदी में पानी आ जाता होगा, या फिर हाई लैटिट्यूड पे ऐसी भी नदियाँ होंगी जिन नदियों का पूरा पानी बर्फ़ बन जाता होगा, तो जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वो फिर से नदी बन जाती है। तो इस तरह की नदी को भी अल्पकालिक नदी बोला जा सकता है। तो खैर इंडिया में ये बर्फ़ वाला सीन तो है नहीं, तो ऐसी नदी हम लोग लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर ये नदी सूखी ही रहती है, वर्ष के कुछ ही महीनों में इसमें पानी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 देखिए, समुद्र की ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटी जो अपना भोजन स्वयं बनाती है उसे क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड होने वाले जो प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन का भोजन होता है फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मछली का भोजन होता है, और मछलियाँ पेलिकन का भोजन होता है। पेलिकन यानी ये बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स, लार्ज वाटर बर्ड। पेलिकन्स को देखे हैं ना, बहुत खतरनाक होती हैं, छोटे छोटे जीवों को ऐसी जिंदा ही निकल जाती हैं। यहाँ पे देखिए, ये है पेलिकन का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास जो विचित्र चीज़ है, विचित्र हथियार है, ये है। ये अपने शिकार को कुछ देर इसी में रखी रहती हैं और सफोकेट कर देती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, जब शिकार सफोकेट हो जाता है, मर जाता है, तो फिर अंदर निकल लेती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आइए 95 देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसको सांसद निधि भी बोला जाता है। 1993 से इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। इस सांसद निधि में जितना भी पैसा एलोकेट किया जाएगा उसका पर्पस रहेगा कि हर सांसद अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट करे। लोकल एरिया मतलब जो उनका संसदीय चुनावी क्षेत्र। पहला पॉइंट देखिए, इसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के समांतर होगा। 15 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इस कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है, इसलिए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही सौंपेगा। एमपीलेट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 के लिए सस्पेंड कर दिया गया था कोविड के चलते, कोरोना के चलते। इसी लाइन में इस निधि की फिर से बहाली की गई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, 2025-26 के लिए, यानी ये 5 साल एक्टिव रहेगा। और यही कार्यकाल
फाइनेंस कमीशन का भी है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखें NK सिंह 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। तो पहला तो सही है, इसी के पैरेलल चलेगा, फाइनेंस कमीशन के पैरेलल चलेगा MP लेट्स। दूसरा पॉइंट है 2020-2022, यानी आपने देखा था 2020-21 और 21-22, यानी 20 से लेकर 22 तक ये सस्पेंड थी MP लेट्स, तो ये भी सही है। यहाँ पे निलंबन लिखा हुआ है, C पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, सही बताना था। आगे चलें, चलिए 96 देखिए, यूनियन कैबिनेट ने किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी किसने दी। ऑप्शंस में रहेगा जनजातीय मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तीसरा ऑप्शन रहेगा यूनियन कैबिनेट। तो पूरे चांस है हम लोगों के कि हम लोग जनजातीय मंत्रालय लगा देंगे। तो ध्यान रखना, यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है ऑनरिंग द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी मिली है, किसके सम्मान में? बिरसा मुंडा के। जनजातीय समूह द्वारा इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, कैबिनेट डिसीजन, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन में भी 15 नवंबर लिखा, तो वो गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे उन्होंने सही से ट्रांसलेशन नहीं किया। ए ऑप्शन करेक्ट है या फिर सी सही है हिंदी के हिसाब से। चलिए 97 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली जो बॉडी है वो तो अर्थ सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है। इस सरफेस से जितनी भी ऊंचाई पर रहेंगे टेम्परेचर डाउन रहेगा। क्षोमंडल या ट्रोपोस्फीयर में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ये प्रिंसिपल एटमॉस्फेयर की हर लेयर में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में काम करता है। आप ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। आप लोगों ने टेम्परेचर लैप्स रेट पढ़ा होगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये पर किलोमीटर है। ये कभी कभी पूछता है तो ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, बिल्कुल करेक्ट है। कितना घटता है ये भी देख लिया, और कहाँ घटता है ये भी देख लिया। दूसरा पॉइंट है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, मॉइस्चर। ऊपर हवा ही नहीं है तो आर्द्रता कहाँ से हो जाएगी, ये तो गलत लिखा है ना। एल्टीट्यूड बढ़ने से हवाओं की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब क्या है, यानी वहाँ पे हवाएं बहुत कम हैं, और जो हवाएं हैं भी उनके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे? बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में, यानी ये साउथ हेमिस्फीयर में है। तो पहला तो आंसर नहीं होगा। आटगामा ये साउथ अमेरिका में है, ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गोबी डेजर्ट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये चाइना और मंगोलिया, ये चाइना और मंगोलिया में सिचुएटेड है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, बस एक मोटी मोटी लोकेशन दिखा रहा हूँ। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। इसके बाद ग्रेट सैंडी, एक ग्रेट सैंडी है ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है गोबी मरुस्थल। गोबी के लिए हम लोग को चाइना और मंगोलिया जाना पड़ेगा, ये गोबी मरुस्थल। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर 99 कीजिए, निम्नलिखित में से किस जैव ईंधन का पिरामिड विषम है। इन्वर्टेड पिरामिड पूछ रहा है। इकोलॉजी में पढ़े हैं ना पिरामिड्स, आपने बायोमास का पिरामिड पढ़ा होगा, एनर्जी का पिरामिड पढ़ा होगा। क्वेश्चन में आपसे बायोमास का पिरामिड पूछा गया है। सबसे पहले तो बायोमास समझ लीजिए है क्या। आप इकोसिस्टम में क्या पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट पढ़ते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट पढ़ते हैं, और इनमें जो अंतर क्रिया चलती रहती है वही इकोसिस्टम होता है। फर्दर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में फ्लोरा और फोना पढ़ते हैं, यानी जंतु जगत भी पढ़ते हैं और वनस्पति जगत भी पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली जान तो इसी में है, बायोटिक कंपोनेंट में। इसी से बायोमास की परिभाषा निकलेगी। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रहने वाली सभी फॉनल स्पीसीज़ और सभी फ्लोरल स्पीसीज़, इन सभी का वेट निकाल लीजिए, मास निकाल लीजिए, उसी को बोलते हैं बायोमास। इसी बायोमास को अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में देखा जाता है। तो समुद्र में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी लेवल 1 पे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। इनको खाने वाले जूप्लैंक्टन होते हैं। फिर जूप्लैंक्टन में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बड़ी मछलियाँ बन जाती हैं, इन्हीं से ही मछलियाँ बन जाती हैं बड़ी। इन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़े साइज़ की मछली हैं, जैसे शार्क हुई, व्हेल हुई। तो आप अगर एक व्हेल का वेट निकालेंगे तो आप जानते हैं एक व्हेल मछली अपने आप में हज़ारों टन की होती है।
तो आपको समुद्र के केस में याद रखना है कि समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि बायोमास का साइज जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। लोअर लेवल पर बायोमास बहुत कम रहता है समुद्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 100 देखिए। हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को पहला टाइप 054A/P युद्धपोत सौंपा है? युद्धपोत यानी फ्रिगेट। तो एक चीज़ तो हम लोग को पता चल गया, ये चीन का युद्धपोत है। चीन का माल कौन खरीदता है, आप लोग जानते हैं। यह है टाइप 054 क्लास फ्रिगेट, चाइना के द्वारा बनाया गया है और पाकिस्तान नेवी को भी सौंपा गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में माल और सेवा कर क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध किए जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए? तो या तो ऑप्शन सी जी हैं, तो आप आराम से लगा लेंगे इसको, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इरडा इंश्योरेंस वाला काम देखती है, सेबी स्टॉक और म्यूचुअल फंड वाला काम देखती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 102 देखिए। चक्रवात के केंद्र में धरातलीय हवाएं अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती हैं। इनवार्ड एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। चक्रवात का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एयर सर्कुलेशन। बात का मतलब होता है हवा और चक्र का मतलब होता है स्पाइरल। हवाओं का स्पाइरल फॉर्म में घूमना चक्रवात है। आप लोगों ने साइक्लोन भी पढ़े हैं और एंटी साइक्लोन भी पढ़े हैं, और विंड की डायरेक्शन के बारे में भी आप लोग परिचित हैं। कोरियोलिसिस फोर्स के कारण हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट मुड़ जाती हैं, यानी हवाओं का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट हो जाता है। यानी मैं हवाओं का डायरेक्शन इस तरह से करूँ तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है, होनी चाहिए ऐसी डायरेक्शन, लेकिन कोरियोलिसिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन राइट वार्ड आ जाता है। मान लीजिए कोई विंड लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ बह रही है, अगर इसको राइट वार्ड डिफ्लेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? इस तरह से राइट वार्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, तो इस विंड का लेफ्ट क्या हुआ? इसका लेफ्ट इस तरफ हुआ। तभी आप लोग ट्रेड विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। इसी क्रम में आप लोग साइक्लोन की डायरेक्शन भी याद रखें। साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में राइट वार्ड घूमते हैं। ये कहानी होती है साइक्लोन की। यदि हम लोग एंटी साइक्लोन की बात करें तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन घड़ी की दिशा में घूमने लगते हैं, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये कहानी होती है एंटी साइक्लोन की। साइक्लोन के केस में लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं तेज़ी से आती हैं। कहाँ से आ रही होंगी? जहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगा। हवाओं को चलने का एक सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहीं से हवाएं आएंगी और जाएंगी कहाँ पे? जहाँ पे लो प्रेशर होगा। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि हाई प्रेशर का मतलब है कि वहाँ पे हवाएं भर के हैं, वहाँ पे हवाओं का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और लो प्रेशर का मतलब है यहाँ पे हवाओं की कमी है, यहाँ पे एम्प्टीनेस है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे और हवाएं आ सकती हैं क्योंकि जगह ऑलरेडी खाली है। तो आपने देखा साइक्लोन के केस में हवाएं लो प्रेशर जोन की तरफ आती हैं, और वही दूसरी तरफ एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जोन से हवाएं आउटवार्ड फ्लो होती हैं। इसे एंटी साइक्लोन कहा जाता है। यानी साइक्लोन में लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं आती हैं और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जोन से हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। चक्रवात के केंद्र में धरातलीय हवाएं अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती हैं। सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती हैं। एयर डिसेंड्स एट सेंटर ऑफ द साइक्लोन। ये भी सीखा, ये साइक्लोन की बात है, ठीक है, एंटी साइक्लोन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पर सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 103 देख लीजिए। मैपिंग बेस्ड सीरीज में, उस सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने 55 से 60 क्वेश्चन जरूर किए हैं, लेकिन वो अपने आप में 500 से 600 क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, मैपिंग बेस्ड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछ रहे हैं। हॉर्न यानी HORN 4 अक्षर का नाम है और इसमें 4 देश हैं। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आप 90 डिग्री घुमा के देखना, ये गेंडे के चेहरे की तरह समझ में आता है। ये आपको 4 कंट्री दिख रही हैं, 1 2 3 और ये छोटा सा 4। ये बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये 4 कंट्री इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और ये छोटी सी कंट्री डिजिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। मोबाइल स्क्रीन को 90 डिग्री पे घुमा के देखना, ये आपको गैंडे का फेस नज़र आ रहा है, जिसकी ये आपको आई भी नज़र आ रही है और ये सींग है। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? इथोपिया देखा, जिबूती देखा, सोमालिया भी देखा, साउथ सूडान नहीं देखा। यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं होगा, 1 3 4 होगा आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 104 देखिए।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA के बारे में पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस इनिशिएटिव के बारे में तो जान रहे होंगे, फ्रांस और इंडिया ने इसको शुरू किया है। 2015 में शुरू किया गया था पेरिस समझौते से। हेडक्वार्टर जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। पहला पॉइंट पढ़िए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। सही है। इस गठबंधन का ऑब्जेक्टिव तो जानते होंगे ना, जो ट्रॉपिकल जोन है अर्थ पे, यहाँ से सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करना यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट है, USA ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। ये दिसंबर 2021 तक की स्थिति है। अगर इसके बाद कुछ अपडेट हुआ हो तो बताइएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल मेंबर ही पूछ लेगा कि ISA में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 101 याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मेंबर कौन सा देश हुआ, तो US याद रखें। बाकी ये सब स्टैटिक पोर्शन था, ओल्ड फैक्ट थे। C पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 105 देखिए, पंचम दीप उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, UP का क्वेश्चन है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अयोध्या करेक्ट आंसर है। चलिए 106 देखिए, मैचिंग करा दीजिए, जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लीजिए। दुधवा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये UP हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा। तो B का 4 तो समय है, क्योंकि इतना आसान है। जलद पढ़ा भी तो पढ़ते रहते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल, तो C का 1 हो जाएगा। C का 1 एक ही ऑप्शन में, करेक्ट आंसर B हो गया। सिंहफन वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान एंड निकोबार, इसको सेपरेटली कई बार पूछा है UPPCS, तो इसको याद रखें। इसका सेकंड हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपने देख लिया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट भी याद रखें, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क याद रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, इसको कई बार पूछा है PCS, आपने देखा होगा घटना चक्र में। हो जाएगा। 107 देखिए, यहाँ पे बाउंड्री का नेम पूछ रहा है। 38 पैरेलल किस 2 देशों को डिवाइड करती है। किन 2 देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इन 2 देशों को जो डिवाइड कर रही है रेखा या लैटिट्यूड, वो 38 पैरेलल है। 38 पैरेलल एक अक्षांश ही है, 38 डिग्री नॉर्थ का। तो ध्यान रखें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इंटरनेशनल बाउंड्री का नेम है। यहाँ पे आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है। तो देख लेते हैं, तजिकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस, याद रखना, वहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको विजिट करें। कैस्पियन सागर से जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वो कजाकिस्तान है, रसिया है, अजरबैजान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है। ऑप्शन में था तजिकिस्तान, तजिकिस्तान नहीं है। तजिकिस्तान तो जस्ट इंडिया के ऊपर है, इंडिया का ताज समझ लीजिए। इंडिया के ताज से तजिकिस्तान याद रखिए। इंडिया के ताज के रूप में अगर याद रखेंगे तो तजिकिस्तान को कैस्पियन सागर तक नहीं लाओगे आप। यहाँ पे देखिए, आपको इंडिया दिख रहा है और जस्ट ऊपर तजिकिस्तान दिख रहा है। तजिकिस्तान यहाँ तो नहीं है ना। उज्बेकिस्तान के बारे में याद रखेंगे, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। जब क्वेश्चन इस जगह से पूछा ही जाता है तो इसको अच्छे से कर ही लीजिए एक बार। तो यहाँ पे कौन सा नहीं देखा था आपने, तजिकिस्तान नहीं देखा था, जो कैस्पियन सागर की बॉर्डर को टच नहीं करता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा था ना, बाकी तीनों बॉर्डरिंग कंट्री हैं। 109 देखिए, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन की विचित्र बात हम लोग क्या जानते हैं, हमारे वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है, प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन का एक रूप होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसी नाइट्रेट की वजह से ही किसी भी प्लांट की ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का कन्वर्जन दिखाया गया है। नाइट्रेट में कन्वर्जन हो जाता है, नाइट्राइट में कन्वर्जन हो जाता है, अमोनियम आयंस में कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर फिक्सेशन से अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब आप लोग कंबाइन जाना है, कंबाइन हो जाना। किसके साथ, अदर एलिमेंट के साथ। किस पर्पज़ से, इस पर्पज़ से, ताकि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन बन सकें। सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम में बदल जाना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग साइनोबैक्टीरिया का पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फर्टिलाइजर्स भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। गर्जन और प्रकाश, थंडर एंड लाइटनिंग,
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे तीनों पॉइंट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर, लेंथ इंपॉर्टेंट है 141 किलोमीटर। यहीं पे यमुना एक्सप्रेसवे भी देख लीजिए, नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर आगरा से लखनऊ ये आगरा एक्सप्रेसवे है, देन लखनऊ से गाजीपुर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो क्वेश्चन में तो हम लोगों से पूर्वांचल के बारे में पूछा गया। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में देखनी है कौन कौन सी सिटीज़ आते हैं, ज़िले आते हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या। सुल्तानपुर से तो इनॉग्रेशन ही किया गया था। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, प्रयागराज के बारे में ध्यान रखना है कि प्रयागराज को नहीं जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ज़िलों को ये कनेक्ट करता है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछना चाहिए, अब ज़िले थोड़ी ना याद रहेंगे सब। खैर यहाँ पे काउंट कर लीजिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, टोटल 9 हो जाते हैं। ठीक है, 9 हो जाते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और काउंट कर लेना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 111 देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूपी की क्या रैंकिंग है? लॉजिस्टिक में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले टेस्ट में कर भी चुके हैं, 2021 में इसकी रैंक 6वीं आ गई है। लॉजिस्टिक समझ रहे हैं ना, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, रोड, वेयर हाउस, कार्गो, टर्मिनल सुविधाएँ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हायर जंप है रैंक में वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए 112 देखिए, हाँ वहाँ पे याद रखना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में यहाँ पे गुजरात का पहला स्थान था। याद आ रहा होगा, हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को, इमेज वगैरह भी देखी थी। 112 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कथन पढ़िए, मेघ आच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। इंग्लिश पढ़ लीजिए, ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। इसको हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग ड्यू ड्रॉप के बारे में समझेंगे और क्लाउडी नाइट के फीचर्स के बारे में समझेंगे। ड्यू ड्रॉप यानी ओस की बूंदें। ड्यू ड्रॉप किसी भी सरफेस पर तब बनती हैं जब उस सरफेस का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है या फिर ड्यू पॉइंट के बराबर रहता है। क्लियर है? इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप स्टेशन से या फिर किसी दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेते हैं जो 20 रुपये वाली आती है। बोतल ठंडी है, टेम्परेचर लगभग कितना मान लें, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 10 डिग्री ही मान लेते हैं। इस बोतल को आप फिर अपने रूम में ले आते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि जो बोतल की सरफेस है, प्लास्टिक के बोतल की सरफेस है, उस सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग को ड्यू पॉइंट के बारे में समझना है कि वाटर ड्रॉपलेट प्लास्टिक की बोतल की सरफेस पे बन क्यों हो रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल की सरफेस का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम या फिर उसके बराबर है। पहली चीज़ तो ये है। अगर ये प्लास्टिक की बोतल का सरफेस का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या ये ड्यू फॉर्म होगी? बिल्कुल नहीं होंगी फॉर्म, क्योंकि हमें टेम्परेचर तो चाहिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर। और इस सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट बन रही थी प्लास्टिक की बोतल पे, ये ड्रॉपलेट बनी कहाँ से थी? ये उसी नमी से बनी थी जो रूम के अंदर नमी है वही जाके यहाँ पे सरफेस पे कंडेंस हो गई है, संघनित हो गई है। बोतल के अंदर से ये ड्रॉपलेट नहीं आ गई हैं निकल के। ये ड्रॉपलेट जो बन रही थी ये रूम में जो नमी थी उसी से बन रही थी, वो कंडेंस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्लाउडी नाइट्स के बारे में समझ लीजिए। जब भी क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो उमस बहुत ज़्यादा रहती है, वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि रात के समय में पृथ्वी का जो सरफेस है वो हीट को रिलीज करता है, लेकिन ऊपर तो बादल बने हुए हैं, तो ये रेडिएशन बादलों को फाड़ के आउटर एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं पाएगी। तो फिर क्या होगा, ये रेडिएशन वापस अर्थ सरफेस पर अटैक करेगी। इसके चलते होगा क्या, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। वो ठंडी होने जा रही थी, वो ठंडी ही नहीं हो पाई। और जब ठंडी नहीं हो पाएगी तो ये टेम्परेचर कहाँ से मीट करोगे? ये अचीव ही नहीं हो पाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव ही नहीं हो पाएगा। ये अचीव नहीं होगा तो ड्रॉपलेट नहीं बनेंगी, ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेंगी, उसकी बूंदें नहीं बनेंगी। समझ आया? अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। तो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कारण में लिखा है यदि सरफेस एरिया में वृद्धि की जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये तो आसान सा पॉइंट है। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा एरिया से होगी और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। खाने वाली थाली में पानी भर दीजिए और एक गिलास में पानी भर दीजिए सेम अमाउंट में, और धूप में छत पर रखाइए। आप देखेंगे कि जो थाली में पानी भरा था वो जल्दी वेपराइज कर गया, गिलास का पानी अभी भी गिलास में है, बहुत कम वेपराइज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया था। थाली में, खाने की थाली में सरफेस एरिया बढ़ा दिया था, वेपराइज होने के लिए एरिया ज़्यादा मिल गया ना। तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, लेकिन ये को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन
एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 113 देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर में जो ये बार लिखा हुआ है, बार एक्चुअली यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। 114, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? काले बादल के बारे में पूछ रहा है, और यही बादल रेनफॉल करते हैं, बारिश करते हैं। इनको निम्बो स्टेटस बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नींबू के रस से याद रखिए, नींबू के रस को रेनफॉल की तरह ट्रीट कीजिए, याद रहेगा। 115 देखिए, केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये तो बड़ा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन है, तो जस्ट फैक्ट है, याद ही रखना है, क्या कर सकते हैं। 735 यूपी का है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोटेशन पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स 735 ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, 735, ठीक है। चलिए 116 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर का निर्माण किया है जिसको हाल ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था? इस सिलेंडर को ट्रांसपेरेंट कंपोजिट सिलेंडर बोला जा रहा है। पुराने सिलेंडर्स में जो ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, इसमें बहुत कम रहेगी। ये ट्रांसपेरेंट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर से तो ये खोल लगा हुआ है, ऊपर से आपको ये जो लाल और हरे रंग का दिख रहा है ये तो कवर है, उसका बेस है। और यहाँ पे लोगो भी आप देख सकते हैं, IOC का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL भी बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के द्वारा बनाया गया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IOC। चलिए 117 देखिए, भूकंप के संबंध में बताना। भूकंप आने का सबसे बड़ा रीजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट। कुछ गहराई पे इनके किनारे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गहराई देखिए 240 से 670 किलोमीटर, इतनी गहराई पे अगर सेंटर है अर्थक्वेक का तो वो प्लूटोनिक अर्थक्वेक में ही पॉसिबल है। इनको पातालीय भूकंप भी बोला जाता है। प्लूटो एक ग्रीक देवता थे, ग्रीक देवता यानी पाताल के भगवान। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, परिधि प्रशांत पेटी में दुनिया के कुल भूकंपों का 65% हिस्सा होता है। सरकम पैसिफिक बेल्ट की बात कर रहे हैं, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप इसी जोन में, इसी रिंग ऑफ फायर में ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स का आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। ये रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशियन में, तो गलत केवल ए है, ठीक है। 118 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। इसका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी की समस्या से जुड़ा है। तो पहले ऑप्शन में तो टेक्नोलॉजी ठीक ठाक अवेलेबल है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में भी है, रिजर्व से भी एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा रहा है। कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो नेचर ने दिए तो हैं, लेकिन उनको ठीक से हार्वेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, फ़िलहाल अभी तो नहीं है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, हाइड्रोजन से एनर्जी को कैसे हार्वेस्ट करें, इसकी अभी कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सभी रिसोर्स को स्टॉक के अंतर्गत लाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 119 देखिए, भारत के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भाग है? प्लेन पूछ रहे हैं, प्लेनर एरिया कितना है? टोटल एरिया हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। देखो यहाँ पे ये सब फैक्ट काम आ रहा है ना, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है भारत का, जिसमें सब कुछ आ जाता है, पहाड़ आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, द्वीप आ जाते हैं, झीलें, नदियाँ, सब कुछ। इस 100% में से 43% मैदानी भाग का है और 30% पर्वतों ने घेरा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 120 देखिए, बटेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? आसान सा क्वेश्चन है। इस मेले में जानवरों की बिक्री होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और जिस दिन मेला का अंतिम दिन रहता है उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे हैं मैं शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लेट हो जाता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, कुछ मजबूरियां हैं अपनी भी। चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया।